साथियों नमस्कार। एक शाम देश के नाम के 29वें एपिसोड में ओएनजी से अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कोरोना से लड़ने के लिए हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण। इस विषय में आज अपने विचार रखने के लिए हमने चिकित्सा क्षेत्र की भिन्न भिन्न पद्धतियों के विद्वान चिकित्सकों को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें मैडम स्मिता जैन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताएंगी। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से कोरोना का मुकाबला करने के बारे में बताएंगे एवं डॉक्टर एस एल पारेख जी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की विशेषताएं बताएंगे। तो आइए हम डॉक्टर सुषमा रावत जी को यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सुषमा जी, वेलकम। जी, सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी विधा को जो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले आई होगी, और वो है नेचुरोपैथी। तो मैं मैडम स्मिता जैन को आमंत्रित कर रही हूँ अपने विचार रखने के लिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट करना होगा। यस। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी रखती हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा करती हूँ। और प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है: मिट्टी, धूप, हवा, पानी, आकाश। और इसी से ही हमारा शरीर भी बना रहता है। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार के सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सुख से रहें, निर्भय रहें, सबका मंगल हो, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सकारात्मकता एकदम से बढ़ने लगती है और हमारे जो शरीर के अंदर 7 चक्र हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर पैदा करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और कहते हैं ये संसार का एक नियम है कि आना और जाना, जो उपजा है उसको नष्ट होना है, मगर इसके बीच का जो सफर है वो हमें किस प्रकार से तय करना है। तो अर्नोल्ड इरहिट का एक सूत्र है, ज श ब का सिद्धांत। ज मतलब जीवनी शक्ति, जो इम्यूनिटी का द्योतक है। श मतलब शक्ति, जो मानव यंत्र को संचालित करती है। और ब मतलब बाधा, जो हमारे शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य या फॉरेन मैटर, या आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष ऐसे होते हैं। जब बाधा बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो हमारी शक्ति कम हो जाती है और जीवनी शक्ति और कम हो जाती है। इसलिए शरीर में से बाधा अगर हम हटा दें, मतलब विकार हम हटा दें शरीर में से, तो हमारा मानव यंत्र भी अच्छे से चलेगा, मतलब हमारी शक्ति, हमें बल भी प्राप्त होगा और जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। अब ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है कि आहार ही औषधि है। पूरी प्राकृतिक चिकित्सा आहार पे चलती है और आहार के बाद उसको कैसे पचाना, कैसे डाइजेस्ट करना, और उसके बाद सारा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो शरीर में लगना, बाकी सब पास आउट हो जाना। क्योंकि कहा जाता है पेट साफ तो बीमारी माफ। तो हम चर्चा कर रहे हैं आहार ही औषधि है। तो आहार 3 प्रकार के होते हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। तो हमें वैसे तो हमेशा ही सात्विक आहार पे रहना चाहिए, मगर अभी जो समय चल रहा है इसमें सात्विक आहार की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सात्विक आहार में क्या आता है? सात्विक आहार का मतलब ये है कि जो भी हम खाएं उसको परिपाक होके वो व्यवस्थित रूप से हमारे पेट की सफाई करते।
तो उसमें हमें सब्जियां, सलाद, फल, दूध और चोकरदार आटे की रोटी। चोकरदार आटे की रोटी हमारे शरीर के अंदर सफाई का कार्य करती है। जिस तरीके से घर होता है और उसमें एक झाड़ू ना हो तो वो घर की कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह से ये हमारा एक घर है। अगर इस घर के अंदर हमारी सफाई नहीं होती है तो हमारे इस घर की भी कोई वैल्यू नहीं। ये हमारा शरीर बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद ठीक होना बहुत मुश्किल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होके ठीक होना बड़ा कठिन है और स्वस्थ रहना बड़ा सरल है। पर जब अगर हम ये सारा सात्विक आहार करते भी हैं, उचित कसरत भी करते हैं, पर जब तक हमारा मन ठीक नहीं रहता है, मन को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तक वो पाचन नहीं होता है। कितनी भी अच्छा आहार कर लिया हो आपने, कितना भी आपने टहल लिया हो, चल लिया हो, एक्सरसाइज कर ली हो, प्राणायाम कर लिया, पर अगर आपका मन में नकारात्मक भाव है तो वो भोजन आपका सही नहीं पचेगा, क्योंकि नकारात्मकता हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन से हार्मोन से उनको डिस्टर्ब कर देती है। तो हमारे सारे सिक्रीशन को बैलेंस रखने के लिए, सही रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे विचार सकारात्मक हो। सकारात्मक विचारों के साथ साथ विचार सृजनात्मक भी होना चाहिए। जैसे हमें विचार आया कि हमें एक पौधा लगाना चाहिए, उसमें सुंदर फूल आएंगे, उससे हमें शुद्ध हवा मिलेगी, बस ये सोच के ही हम रह जाएं। ये सोचा वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमने पॉजिटिव सोचा, मगर अगर हम उस पेड़ पौधे को रोप दें और उसको खिलखिलाता हुआ हम देखें तो हमें और ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो ऐसे हम कोई भी विचार करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो उसको हमको क्रियान्वित भी करना चाहिए, तो उसमें और ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और इतना ही कहना है कि विचारों में एक सबसे ज्यादा कठिन विचार जो शरीर हमारे मन के अंदर चलता है आजकल, वो होता है बदले की भावना। तो बदले की भावना जब हम रखता है कोई व्यक्ति, तो नुकसान सामने वाले का तो जब होगा तब होगा, मगर पहले खुद का ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका मन किसी और काम में नहीं लगता है। इसलिए विचारों को, हमारे जितने भी मनोविकार हैं, राग, द्वेष, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, ये सभी चीजों से हमें दूर रह के और सकारात्मक विचार, सृजनात्मक विचार, इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें उचित स्वास्थ्य मिले और हम हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। साथ में थोड़ा सा योगासन, प्राणायाम और जल नीति की क्रिया, विशेष रूप से अभी कोरोना काल में जल नीति की क्रिया विशेष रूप से प्रभावित करती है हमको स्वस्थ रखने के लिए। तो जल नीति करने का भी एक नियम होता है कि हम बिल्कुल पानी की ठंडक को हटा के और उसमें थोड़ा नमक मिला के और हम जल नीति करें तो हमें बहुत लाभ मिलता है। मगर जल नीति के बाद प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे कि पानी का एक कतरा भी हमारे नेजल में नहीं रहे। अगर वो रह जाता है तो फिर थोड़ा परेशानी का कारण बनता है, सर दर्द हो जाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति जल नीति करे तो पहले एक्सपर्ट से सीख ले, उसके बाद में वो जल नीति करे तो उसे 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस कोरोना में अगर आपको बुखार नहीं है तो आप हॉट फुट बाथ, मतलब गर्म पैर नहान भी लिया जा सकता है। गर्म पैर नहान लेते हैं, पहले थोड़ा सा कुनकुना पानी पीते हैं, गर्म पानी की बाल्टी में जितना पानी हमको सहन हो उस बाल्टी में हम पैर रखते हैं और शरीर को बाल्टी समेत हम लपेट लेते हैं और सिर पे ठंडा तौलिया रखते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, सिर ठंडा
पैर गरम और पेट नरम। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। तो प्रकृति का नियम है सिर ठंडा और पैर गरम। और वैसे भी हमारा सिर हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। तो ये 2 प्रकार की जो चिकित्साएं हैं, सर्दी जुकाम खांसी और सर्दी जुकाम खांसी की जलनेती और गर्म पैर नहान। पर अगर आपको बुखार भी है तो आप उसमें पेड़ू पर मतलब नाभि के नीचे का जो हमारा हिस्सा होता है, कटी प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, पेल्विक रीजन जो होता है, वहां पे हम मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था हो, आता हो मिट्टी की पट्टी लगाते तो मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था हो तो मिट्टी की पट्टी लगाएं। अगर मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था नहीं होती तो हम एक बड़े रोवेदार टॉवेल को गीला करके निचोड़ के और उसको फोल्ड करके घड़ी करके हम अपने नाभि के नीचे 20 से 30 मिनट के लिए लगा सकते हैं। उससे हमारे बुखार को उतरने में बहुत सहायता मिलती है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और सकारात्मकता की ओर हम बढ़ सकते हैं। और यही कहना चाहूंगी कि खाने को आधा करो, पानी पियो दुगुना, मेहनत को तिगुना करो, हंसो चौगुना, संसार के सभी प्राणी स्वस्थ रहे, सुख से रहे, निर्भय रहे, सबका मंगल हो। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया। फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार मैडम से नेचुरोपैथी सीखा तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतना इफेक्टिव होगा, पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी के घर की नींव मजबूत होना चाहिए, वैसे ही नेचुरोपैथी हमारे शरीर की नींव मजबूत कर देता है। तो मैं सच में सबसे यही मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग नेचुरोपैथी पढ़ें, समझें और करें, क्योंकि इससे हमारी शरीर की नींव मजबूत हो जाती है, तो हमको बहुत आसानी से बीमारियां आती नहीं है। थैंक यू सो मच। अब मैं सोच रही हूँ कि हमारे देश में नेचुरोपैथी के बाद कौन सी विधा आई होगी, तो मुझे लगता है आयुर्वेद आया होगा। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, जो अभी इलाहाबाद में है, पोस्टेड है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। उनका वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक अभी रिमोट विलेज में है, पर ऑडियो से वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम। हाँ, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी बिल्कुल आ रही है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और गांव में हूँ इस समय। इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है, इसलिए मैं घर से 500 मीटर दूर सड़क पर खड़ा हूँ इस समय। हाँ जी। और मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात रखने की कोशिश कर पाऊँ। जी। तो एक संशोधन करना चाहूंगा कि मैडम, आयुर्वेद नेचुरोपैथी के बाद आया है। नेचुरोपैथी भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। अच्छा। और जी, जब ये संसार बनाया गया तो ब्रह्मा ने, जो भगवान ब्रह्मा थे, उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया था। और 5 महाभूतों से बॉडी बनी है, जैसा मैडम ने कहा। तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी पंचभौतिक हैं। 5 प्रोटो एलिमेंट्स हैं, वो चाहे बॉडी को बनाए, वो चाहे मिट्टी का एक टुकड़ा भी होगा, उसमें भी 5 महाभूत हैं। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रोपोर्शन है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी में जल ज्यादा होता है तो वो आपको फ्लूइड के रूप में मिलता है, किसी में पृथ्वी ज्यादा होता है तो आपको सॉलिड के रूप में मिलता है, जिसमें आकाश ज्यादा होता है वो अमूर्त रूप में रहता है, इनविजिबल रहता है, और किसी में वायु ज्यादा रहता है तो वो हमें फील होता है, बट वायु का भी स्वरूप नहीं होता, इसलिए दिखाई नहीं देती। जब हमें कोई चीज विजन में आ जाती है तो उसका मतलब है कि उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। और अगर किसी का टेस्ट मिलता है किसी भी सब्सटेंस का तो इसका मतलब है उसमें जल तत्व की प्रधानता है। तो ये सिद्धांत है। और जो विषय मुझे दिया गया है कि जो ये पेंडेमिक है, जो ये महामारी है, इसमें आयुर्वेद प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या रोल अदा कर सकता है। हाँ जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा मैडम कि कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो आयुर्वेद में है। सुश्रुत संहिता में निदान स्थान के 5वें अध्याय में आचार्य ने वहां पर वर्णन किया है। कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो टच करने से, साथ में भोजन करने से, बेडिंग शेयर करने से। वहाँ श्लोक है, आप में से कई लोग हैं जो संस्कृत से रुचि रखते होंगे।
कि प्रसंगात गात संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सशय्यासनात् चैव वस्त्र माल्य अनुलेपनात्, यानी अगर किसी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी एक दूसरे से शेयर करते हैं तो भी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो वहां पे उन्होंने जो डिजीज रखी, उन्होंने रखा कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिश्चन देवच। कुष्ठ की बात की, मतलब एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज। ज्वर की बात की, ज्वर से केवल फीवर नहीं है, ज्वरो रोग समूह नाम। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो ज्वर है वो मल्टीपल, जो आज हम लोग कोमार्बिडिटी की बात करते हैं, सिंड्रोम्स की बात करते हैं, तो वो ज्वर रोग समूह नाम। और क्योंकि मैडम यहाँ पर है, मैडम जानती हैं कि बहुत सारी डिजीज में सिम्टम के रूप में होता है, साइन और सिम्टम के रूप में ज्वर होता है, वो चाहे कैंसर हो, कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, इवन फ्रैक्चर है, पेट में इन्फेक्शन है, तो भी वो फीवर के रूप में आता है। तो आयुर्वेद ज्वर के लिए ये कहता है। दूसरी चीज, अब बात आती है कि पैंडेमिक्स का वर्णन है क्या आयुर्वेद में, क्योंकि जब तक हमें लिटरेचर में मिलेगा नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है क्या। तो चरक संहिता के विमान स्थान के तीसरा जो अध्याय है उसका नाम ही है जनपदोध्वंस विमानी अध्याय। जनपदोध्वंस का मतलब मैडम ये है, जैसे हम लोग पैंडेमिक्स कहते हैं, एक जनपद या एक पूरा क्षेत्र, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग बिल्ट के होते हैं, अलग अलग फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी बीमारी आती है जो सबको एक साथ प्रभावित करती है। जैसे ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो ये सबको प्रभावित कर रहा है। पहले हम लोग लास्ट ईयर ये सोचते थे कि नहीं, ये सीनियर एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, लेकिन 2021 की बात करें तो यहाँ पर एज का तो कोई मैटर ही नहीं, सबके ऊपर आंसेट हर तरह से आ रहा है। तो इसका वर्णन वहां पर चरक संहिता में है, और मैडम मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा बाद में। देखिए कितना विशद वर्णन है, और वहां पे जो बात कही गई है कि पहले भी पैंडेमिक्स होते रहे हैं। हाँ। वो उनका स्वरूप, कभी हम प्लेग का नाम दे दें, कभी हम उसको सार्स का नाम दे दें, कभी कोविड नाम दे दें, लेकिन ये जब से सृष्टि बनी है तब से पैंडेमिक्स आ रहा है, और उसका प्रतिकार तब भी किया जाता था, आज भी करने की कोशिश की जा रही है। तो जो रोग की उत्पत्ति है आयुर्वेद में मैडम, उसके लिए लिखा है कि अधर्म से रोग की उत्पत्ति होती है, और प्रज्ञापराध से, उसका जो मूल कारण होता है प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध का मतलब है जानबूझकर गलती करना। मैं ज्यादा संस्कृत नहीं ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिंपल वर्ड्स में अपनी बात कहने की कोशिश करूं। हाँ। और सतयुग का जो समय था उसमें कोई बीमार नहीं होता था। फिर जब रोग उत्पन्न होने शुरू हुए तो उसमें बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं। तो जितना भी इस समय ग्लोबल लेवल पर या इनसाइड कंट्री आउटसाइड जो भी चल रहा है, वो सबका प्रभाव इस कॉस्मॉस पे पड़ता है, इस ब्रह्मांड पे पड़ता है। कि मैडम ने भी नेचुरोपैथी की बात की थी, हम एक गलत थॉट भी रखते हैं अपने अंदर तो उसकी वाइब्रेशन संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जाती है, तो रोग की उत्पत्ति होती। तो जनपदोध्वंस का भी वर्णन चरक संहिता में भी है। सुश्रुत में इसको मरक नाम से कहा गया है, वहां 6वें अध्याय में इसका वर्णन है ऋतुचर्या में। और भेल संहिता में भी इसको जनमार शब्द कहा गया है वहां पर, कि जब एक साथ इतनी पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है इससे, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, फैटल होता है। तो अब बात आती है कि प्रिवेंशन में क्या किया जाए। तो दुनिया की एक ही मेडिकल साइंस है आयुर्वेद, जिसमें कि रोगों से बचाव की भी बात की जाती है। आयुर्वेद के 2 एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। चरक संहिता के 30वें अध्याय में ये लिखा हुआ है सूत्र स्थान में, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। बाकी जो लीडिंग मेडिकल साइंस है उसमें रोग के प्रतिकार की ज्यादा व्यवस्था है, लेकिन रोग से बचें कैसे उसमें बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग कह देते हैं कि लाइफ स्टाइल के कारण ये डिजीज हो रही है, तो लाइफ स्टाइल सुधारेगा कौन, बताएगा कौन? तो वो पूरा कंप्लीट साइंस आयुर्वेद है, जिसमें कि हमें लाइफ स्टाइल सुधारना है। अब स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, इसको कोविड के रेफरेंस में देखें तो ऐसे लोग जो कोविड पॉजिटिव नहीं हैं या जिनके अंदर कोविड के साइन सिम्टम्स नहीं हैं, उनको हमें कैसे सेव करना है। तो इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, व्यायाम, सद्वृत। आयुर्वेद मैडम कभी भी फिजिकल हेल्थ को फोकस नहीं करता है। आयुर्वेद फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को फोकस करता है। जो WHO की डिफिनेशन है उसको श्लोक में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। तो यहाँ पर आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता की बात की गई है कि आदमी का माइंड भी हेल्दी हो, आदमी की सोल भी हेल्दी हो, फिजिकली तो होना ही है, और जो वाइटल्स हैं वो हेल्दी हों, जो
बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं वो हेल्दी हो तब उसको हम हेल्दी कहेंगे, केवल फिजिकल पैरामीटर नहीं। तो इसलिए ये दिनचर्या की बात करते हैं कि हमें डेली रूटीन कैसे फॉलो करनी है। ऋतुचर्या मतलब जो हमें सीजनल रेजिमेंट्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है। अब कोविड के बारे में कहें हम तो कोविड का जो ये टाइम चल रहा है पीक, ये मैडम बसंत ऋतु खत्म होने वाली है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। अभी कुछ ही दिनों में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी। हाँ, तो जो 2 ऋतुओं के बीच का टाइम है 14 डेज का, 7 डेज दोनों का, उसका लास्ट मंथ उसका बिगिनिंग वाला मंथ, ये 14 दिन का टाइम ऋतु संधि कहा जाता है। ये अष्टांग हृदय में वर्णन है, वाग्भट जी ने लिखा है वहाँ पर। इस समय क्या होता है, इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है और जो वसंत ऋतु है उसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको मध्यम कहा गया आयुर्वेद में कि वो मीडियम होती है उस समय, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म आती है वो और वीक हो जाता है। ऋतुओं के बल बताए गए हैं, 6 ऋतुएं हैं 12 महीनों में, उसमें श्रेष्ठ कौन सी है, मध्यम कौन सी है, हीन कौन सी है, ऐसा बताया। तो ऑलरेडी हमारा इम्यून जो है इस समय रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, थोड़ा सा वीक हो जाता है, मौसम बदलता है, चीजें बदलती हैं इसलिए। उसके बाद ऋतुचर्या के साथ इन्होंने व्यायाम का वर्णन किया और सद्वृत एक बहुत बड़ी चीज है मैडम कि राइट कंडक्ट कैसे रखना है हमारे हेल्दी होने में या हमारी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में। हमारे विचारों का बड़ा रोल है। अभी हम जितनी निगेटिव खबरें सोचते हैं, मैडम भी कह रही थी कि पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए। तो जितना ही हम अगर अभी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर की तरफ 4-5 दिन न देखें तो हमें लगेगा कि नहीं कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन हम जैसे ही जलती हुई लाशों के वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, सब में तो हमें ये लगता है कि पूरा देश जो है वो कोरोना ग्रसित हो गया है। लेकिन मैडम एक जो डेटा है अगर उसके हिसाब से हम सोचें, हम 135 से 140 करोड़ हैं और अभी जितनी हमारी पॉपुलेशन अफेक्टेड है इससे वो 1-2% भी नहीं है टोटल। अगर 2% होगी तो लगभग 2 करोड़ 70 लाख होने चाहिए। 2 करोड़ हाँ, 70 लाख नहीं। हाँ, और उस 1-2% में मैडम जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनके लिए पूरा दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो 20% भी पॉपुलेशन नहीं है मैडम। अगर हम कहें 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं, तो उसमें 20-30 लाख लोग हैं जो इस तरह के, मतलब इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 तरह की ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। उनके लिए हाँ, हाहाकार मचा है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि हमारा हेल्थ केयर जो सेक्टर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुदृढ़ नहीं है कि हम अपने देश की 5% या 10% पॉपुलेशन को भी एक बार में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आयुर्वेद का रोल, अगर कोई अफेक्टेड हो जाता है तो क्या करना है? तो उसके लिए मैडम आयुर्वेद का ये एक डिसएडवांटेज है कि हर कोई आयुर्वेद का जानकार बन गया। जो वास्तव में एक्सपर्ट हैं, जो वास्तव में वैद्य हैं, जिनको वास्तव में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है, वो लोग तो भीड़ में कहीं खोए हुए रहते हैं। हर आदमी वैद्य बन जाता है, सोशल मीडिया पर चीज़ें सर्कुलेट होने लगती हैं, बाकी जगह सब जगह आने लगती है। इससे क्या एक नुकसान है कि जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है ना, वो गुम हो जाता है इस भीड़ में। और लोग कोई भी चीज़ फ़ॉलो करने लगते हैं, ये काढ़ा पियो, ये चीज़ नाक में डालो, इसकी पोटली बना लाओ। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है आयुर्वेद के हिसाब से वो मेडिसिन है, लेकिन उसको प्रयोग कैसे करना है, कब तक प्रयोग करना है, किसको प्रयोग करना है और उससे भी बड़ी बात किसको नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। जैसे आयुष काढ़ा कह दिया कि नहीं आयुष क्वाथ पीजिए। अब आयुष क्वाथ के जो कंटेंट है, अगर कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है या आपके हिसाब से कहें जिनके अंदर पित्त की प्रधानता है, अगर वो व्यक्ति लगातार लेगा और वो भी गर्मी के समय में लेगा तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, उसको तमाम तरह की हाइपर एसिडिटी से लेके बर्निंग और तमाम तरह की समस्याएँ शुरू हो जाएँगी। तो बहुत ये सही। भी जानना ज़रूरी है क्योंकि अब कहते हैं, अभी हम एक सेशन था हमारा 4-5 दिन पहले किसी ग्रुप के साथ, तो उन्होंने कहा कि सर वो कोरोनिल आती है पतंजलि की, तो क्या वो कोरोना की मेडिसिन है? अब जब आयुर्वेद कहता है कि अ, एक-एक व्यक्ति की मेडिसिन अलग होती है, पुरुषम पुरुषम वीक्षज्ञेयो विषगुप्त चरक संहिता में। तो जब एक-एक व्यक्ति की मेडिसिन अलग होती है, तो कैसे आप एक ही गोली बना के पूरे देश का इलाज कर देंगे? बिल्ट सबका अलग है, प्रकृति आयुर्वेद के हिसाब से अलग है। लेकिन हमने उनको बताया कि भाई ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए ठीक है, जहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं वहाँ कोरोनिल ले लीजिए, जहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं वहाँ काढ़ा ही ले लीजिए, भाप ही ले लीजिए, नस्से ही ले लीजिए। लेकिन अगर ट्रीटमेंट लेना है तो जो आयुर्वेद का एक्सपर्ट है वही ट्रीटमेंट कर सकता है। जो लोग आयुर्वेद के फील्ड के नहीं हैं, वो नुस्खा तो कर सकते हैं। मैडम नुस्खा कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
लेकिन ये Yes. दुर्भाग्य की बात है कि हर आदमी नुस्खा बांट रहा है और इस चक्कर में जो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है किसी चीज का, और दूसरा सरकार की उदासीनता भी है। मैं ठीक है चिकित्सा अधिकारी हूँ यहाँ, लेकिन आयुर्वेद के प्रति जो सरकार की उपेक्षा, क्योंकि पेंडेमिक्स में कोमार्बिडिटी मिल रही है मैडम, तो उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट भी हमें इंटीग्रेटिव अप्रोच रख के करना पड़ेगा। जहाँ पे हमें एलोपैथी की जरूरत है वो भी यूज करना चाहिए, जहाँ नेचुरोपैथी की जरूरत है वो भी यूज करना चाहिए, जहाँ आयुर्वेद की इतनी वंडरफुल हमारे पास ड्रग्स हैं, मल्टीपल फार्मुलेशंस हैं, गोल्ड प्रिपरेशंस हैं, इतनी रेंज है कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आयुर्वेद की औषधि ऐसे देने दी जाए तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 10 मिनट से लेके 1 घंटे में देखा जा सकता है। बहुत इतनी बढ़िया, वंडरफुल ड्रग्स है हमारे पास। अगर बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे ड्रग्स आपको जैसे 1-2 बताता हूँ कि त्रैलोक चिंतामणि है, श्वास का चिंतामणि रस है, ये गोल्ड प्रिपरेशंस हैं। इनकी डोज अगर जब दी जाती है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन ये सब दिया जाए तो जो वास्तव में आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर है, वो आयुर्वेद वाले भी एलोपैथी करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोगों की निगरानी में ऐसी कोई टास्क फोर्स बने, ऐसी कोई टीम बने। हम कहते हैं हर जिले में आप 20 बेड का हॉस्पिटल दे दीजिए, 25-50 बेड का हॉस्पिटल दे दीजिए, और जो इंटेंसिव केयर है उसमें एलोपैथी को साथ में कर दीजिए, और फिर मैनेजमेंट किया जाए जो सीवियर केसेस हैं हमारे पास, और उसका एक डेटा हो, पायलट प्रोजेक्ट हो, जिसमें हम 15 दिन, महीने भर की, 2 महीने की फॉलो अप स्टडी करके एक डेटा दे पाएँ कि हम कितना इफेक्टिव हैं। क्योंकि बिना किसी को ट्रायल किए, बिना किसी को मौका दिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। और किसी ने कहा है कि यू कैंट हेट मी, यू कैंट लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। वही चीज़ आयुर्वेद के साथ है। हाँ, लेकिन सही है। सरकार का ध्यान इसमें नहीं जा रहा है। जितनी भी मेडिसिन्स हैं मैडम, जिनको प्रोटोकॉल में बनाया है कोविड में मॉडर्न मेडिसिन की, ऑलरेडी उसमें एक लाइन लिखी हुई आती है कि भाई रेमडेसिविर इफेक्टिव नहीं है, कोरोना का पूरा तरह ट्रीटमेंट नहीं है। हमेशा देखने में आता है कहीं पटना के डायरेक्टर बोल रहे हैं, एम्स के कहीं कोई बोल रहा है, फिर भी हम उसको चलाए जा रहे हैं। पता है इवरमेक्टिन का नहीं है रिजल्ट, पता है कि एजिथ्रोमाइसिन, और सबसे बड़ी विडंबना इस समय ये है मार्केट में, जो लोग हेल्थ केयर से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैडम एक सिंगल अगर सेफेक्सिम लेने जाए ना आज की डेट में, तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में पूरी तरह। सिंपल विटामिन सी नहीं मिल रहा है मार्केट में। जब आप ऐसे एक कॉमन प्रोटोकॉल बना के पूरे पब्लिक में सर्कुलेट कर देंगे, तो पब्लिक उसको स्टोर करके रख लेगी दवाई। सही सॉरी, सही है। स्टॉकिस्ट उसको स्टोर करके रख लेंगे। अगर पेन किलर अगर 135 क्षमा चाहेंगे, 135 करोड़ लोगों को सिर्फ पैरासिटामॉल की जरूरत पड़ जाए एक दिन में, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है। तो मैं वहां चाहूंगा कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत हो, उसकी स्टडी हो, फिर उसको फाइनल किया जाए। तो जैसे अगर कॉमन किसी को ऐसे सिम्टम आ जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, क्योंकि अभी आरटी-पीसीआर के साथ भी बड़ा कंट्रोवर्सी है मैडम। हाँ, पिछली बार तो ये था कि चलिए पॉजिटिव आ गया तो लक्षण भी मिल रहे हैं। अभी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 आरटी-पीसीआर, 3-3 नेगेटिव आ रहा है, फिर भी पूरे सिम्टम मिल रहे हैं। तो अब ये स्थिति है ही नहीं कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। हर आदमी को यही मान के चलना चाहिए कि हम हो सकता है पॉजिटिव ही हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि थॉट में पॉजिटिव होना ज़रूरी है। एक बार इन्फेक्टेड भी हो जाए तो भी पॉजिटिव रहना ज़रूरी है कि नहीं, हमें ठीक होना है, और 80 से 90% लोग ठीक हो जा रहे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, क्योंकि अगर होम आइसोलेशन में नहीं होते तब तो स्थिति और भी खराब होती। तो एक तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आयुर्वेद में जो मैं एक बार फिर से इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट लेता हूँ मैडम। 3 तरह की इम्यूनिटी है, वहाँ बल कहते हैं इसको, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज है जो मैडम जब समय ओवर होगा तो प्लीज मुझे इशारा करिएगा, मैं अपनी बात खत्म करूंगा जल्दी ही। हाँ, अब तो आपके पास सहज 2 जो मिनट है, हैं। सहज, कालज, युक्तिकृत है। सहज जो है मैडम वो जन्म से जो आती इम्यूनिटी उसको बोलते हैं आयुर्वेद में। हाँ, कालज है जो एज ग्रुप के हिसाब से है और जो ऋतुओं के हिसाब से है। वह कृतम वहां पे बताया उन्होंने, ऋतु विभागजम। और जो युक्तिकृत है जो हमारे हाथ में है, वो है आहार चेष्टा योगजम। डाइट और एक्सरसाइज का क्या प्लान हो जिससे कि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन हो, उसकी बात करते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं योग करिए, प्राणायाम करिए, डाइट ऐसी रखिए। अब जैसे औषधि की बात करें तो औषधि में जैसे सामान्य रूप से कोई इन्फेक्शन हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, तो जब कॉमनली, और जब तक आप आयुर्वेद के वैद्य के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। एक स्वामला कंपाउंड बहुत अच्छा प्रिपरेशन आता है, वो भी बहुत अच्छा है।
त्रिभुवन कीर्ति रस है हमारे पास, फीवर आ गया अगर आपको, लक्ष्मी विलास रस, सुदर्शन घनमटी, बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन मैं निवेदन यही करूंगा कि कुशल वैद्य के निर्देशन में लें, जिससे कि आपको फायदा ही हो, नुकसान न हो। क्योंकि किसी भी औषधि का गलत तरीके से आप अगर उपयोग करते हैं तो जितना उसके गुड रिजल्ट्स हैं उतना ही ज्यादा उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि योगादा विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो विष भी औषधि का काम करता है, गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो औषधि भी विष के समान काम करती है। बिल्कुल दूसरा, सही। सत्वा वजह चिकित्सा बहुत जरूरी है मैडम। सत्वा वजह का मतलब है, आयुर्वेद में लिखा है, मन को कैसे मजबूत करना है। अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनसस्य निग्रह। जो अहितकारी विषय है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, ऐसी चीजों से दूर रहना है। और कोविड के बारे में भी भ्रामक समाचार, भ्रामक बातें, जो भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, इससे दूर रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन जो उसकी निगेटिविटी है वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। इससे दूर रहना है। दूसरी चीज ये है कि अगर कभी इन्फेक्टेड भी हो जाएं तो मैडम लंघन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। लंघन का मतलब है लघु भोजनम, लाइट डाइट लेना है। बहुत बढ़िया। तो इसमें लाइट डाइट में क्या, जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है मैडम, देखिए हम लोग कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है 7 दिन में, 15 दिन में अपने आप ये सबसाइड हो जाएगा। तो आचार्य भी कहते हैं, शास्त्र जो कहता है आयुर्वेद में, कि ज्वर अगर आता है तो 7 दिन में निराम हो जाता है। 8वें दिन निरामावस्था में होता है। दोष जो वात पित्त कफ है वो पक्व हो जाते हैं और उनका मतलब जो डिजीज क्रिएटिंग नेचर होता है वो खत्म हो जाता है। और कुछ डिजीज है जहाँ पे उन्होंने कहा है, अच्छा लंघन कैसे करेंगे ये भी सवाल है। तो लंघन करने के लिए क्या है कि हमें गर्म पानी पीना है, दाल का पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, क्योंकि इनसे हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी और जो हमारे जीआईटी पे लोड है वो कम हो जाएगा। हमारी इम्यूनिटी अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। जो अंदर हमारे उसमें टॉक्सिक मटेरियल भर गया है पूरे टिश्यूज में, वो बाहर निकलेगा जब हम ये लिक्विड यानी फ्लूइड रिच डाइट लेना है। कुल मिला के ये कहना है, और वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना लेना है। क्योंकि आम जो होता है वो अमाशय में होता है, उसका डाइजेशन होने के लिए हमें गर्म चीजें लेनी होती है। कि आम का पाचन हो जाएगा जब, फिर हमें 2-3 दिन तक तो ये पानी लेना है, दाल का पानी, नारियल का पानी। फिर हमें पतली खिचड़ी लेनी 2-3 दिन। तो लाइट डाइट लेंगे धीरे-धीरे, फिर जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है वो लेंगे। तो तब तक का वो 7 दिन का समय निकल जाएगा, 14 दिन का समय निकल जाएगा। तो हमारे दोष जो हैं वो निरामावस्था में हो जाएंगे और डिजीज की जो पैथोजेनेसिस है वो ब्रेक हो जाएगी। और एक बार अगर पैथोजेनेसिस ब्रेक हो जाएगी तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर एक्शन करेंगी बॉडी पर और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो जो इन्होंने डिजीज बताई थी कि अच्छी कुच्ची भवा रोगा प्रतिश्याय वर्ण ज्वरान पंचेते पंचरात्रेण प्रसमम यादि लंघन। देखिए 5 दिन का उन्होंने टाइम बताया है कि जो आंखों में कोई डिजीज हो जाए, जीआईटी से रिलेटेड कोई पेट से रिलेटेड डिजीज है ना, और प्रतिश्याय यानी जो हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, व्रण है, कहीं पे ऊंड है और ज्वर है, इसमें स्पेशली उन्होंने 5 ही कहा। देखिए आज भी हम अगर कोविड के भी देखें तो इसमें प्रतिश्याय भी लक्षण मिलता है, ज्वर भी मिलता है, और कुच्छी का मतलब है जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं तो उससे भी रिलेटेड ये डिजीज है। और जो हम सीटी स्कैन में देखते हैं कि जो इसमें लंग्स की पैथोलॉजी हो जाती है, पैचेज बन जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कार बन जाते हैं, व्रण बन जाते हैं, वो भी एक तरह से क्षय होता है। इसीलिए गोल्ड प्रिपरेशन की जो मैं बात कर रहा था, आयुर्वेद में जो सबसे बड़ी चीज है स्वर्ण। स्वर्ण भस्म एक ऐसी चीज है जो डेड हुई सेल्स को रिजनरेट करता है, तो इसलिए वहां पे उसका निर्देश है। और आयुर्वेद में ये लिखा ही है मैडम कि किसी भी डिजीज को होने से अच्छा है कि उसको बचाया जाए। वो निदान परिवर्जन एक शब्द हम लोग यूज करते हैं कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन। ट्रीटमेंट का सबसे अगर शार्टेस्ट फॉर्म है तो वो ये है कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है जिससे डिजीज आगे बढ़ रही है हो रही है, उससे हम बचे। उसमें चाहे मास्क लगाना पड़े, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे एक दूसरे से दूर रहना पड़े, आइसोलेशन हो, वो सब उसी में आता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जितना पब्लिक जानती है वो ऑथेंटिक आयुर्वेद नहीं है, वो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। आयुर्वेद का मतलब केवल हर्बल प्रोडक्ट नहीं है। आयुर्वेद का मतलब केवल काढ़ा पीना नहीं है। आयुर्वेद का मतलब केवल भाप लेना नहीं है। आयुर्वेद कंप्लीट लाइफ साइंस है, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो जब हमें समझ में आएंगे तो हमें बीमारी होगी ही नहीं। और अभी भी देखें, हम लोग जो बचाव कर रहे हैं, जो बच रहे हैं, वो सिर्फ अपनी डेली रूटीन अच्छी करने के कारण बच रहे हैं, अपना आहार विहार अच्छा करने के कारण बच रहे हैं,
तो वो सब क्या है, वो वही आयुर्वेद की जो हमें फॉलो करनी है चीजें जो अपने जीवन में, वही आयुर्वेद है। ये सिर्फ इतने में नहीं कि एक गोली किसी ने बना दी, एक पाउडर किसी ने बना दिया, एक काढ़ा किसी ने बना दिया, सोशल मीडिया पे इधर उधर घुमा दिया, वो आयुर्वेद नहीं है। वो तो 1% भी नहीं है आयुर्वेद का। क्योंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी रहा हूँ और मैडम 2004 से मुझे जानती हैं। आपका बड़ा सभी पैथीज पे बड़ी रुचि है, और जब एलोपैथी डॉक्टर्स के मन में दूसरी पैथीज के प्रति वैल्यू होगी, इज्जत होगी, समझेंगे कि हाँ दूसरी साइंस में भी ऐसा है। आप जैसे अगर 20-30 लोग भी आ जाएं तो ये बात प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी कि नहीं, हमें इंटीग्रेटिव अप्रोच कैसे रखनी है। और हमारा जो शास्त्र कहता है, लास्ट में मैं कहूंगा कि वहां पे चरक लिखते हैं, चरक संहिता में, तदेव युक्तम यदा कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगोभ्यो या प्रमोचयत। वही औषधि श्रेष्ठ है जो डिजीज से हमें फ्री करे, और वही डॉक्टर श्रेष्ठ है जो हमें आरोग्य प्रदान करे। वहां आचार्य ने लिखा नहीं कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, कि एलोपैथी है, कि होम्योपैथी है। सभी पैथीज अपने आप में कंप्लीट हैं। वहां हम लोग लिखते हैं कि एवरी पैथी इज कंप्लीट इटसेल्फ, बट ऑल द पैथीज हैव सेल्फ लिमिटेशन या ओन लिमिटेशन होती हैं सबकी, कि सबकी लिमिटेशन है। आयुर्वेद भी सर्वोपरि नहीं है, एलोपैथ भी नहीं, सब में कुछ अच्छा है, कुछ लैकिंग है। तो जिसमें जो अच्छा है वो लेना चाहिए, और टारगेट यही होना चाहिए कि इस समय हम समाज को, सोसाइटी को कैसे बचाएं। और लास्ट में इतना कहूंगा कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। मतलब कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जा सके, कोई भी रूट, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है, कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जिसकी मेडिसिन न बनती हो, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। उसको यूटिलाइज करने वाला होना चाहिए, उसको समझने वाला होना चाहिए। तो इसी विश्वास के साथ मैंने प्रयास किया कि मैं अपनी जो भी मुझे 2-4 अक्षर ज्ञान है आयुर्वेद का, वैसे मैं एमडी हूँ आयुर्वेद में, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, और कभी भी आयुर्वेद से रिलेटेड कोई शंका होगी, कोई बात होगी, मैं आपके साथ ग्रुप में हूँ, तो आप पूछेंगे, मैं यथासमय जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय थैंक देने यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हम लोगों को समझना है कि जो डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला कि एक जो चीज चलती है तो वो हर व्यक्ति नहीं इस्तेमाल कर सकता उसको, क्योंकि हर व्यक्ति की स्टेट अलग है, वात पित्त कफ अलग है, हर व्यक्ति का अलग टेलर मेड मेडिसिन होती है, हर व्यक्ति की अलग होती है। तो जैसे चल जाता है कि एक दवाई सबको चल, ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी हमको समय कम पड़ गया है, हम अगली बार फिर बुलाएंगे। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर एस.एल. पारख को, जो होम्योपैथी के बहुत बड़े मास्टर हैं, और मैंने खुद ने उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं उनके इलाज के। सब लोग समझते हैं होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है, पर मैंने हर बार पारख साहब को बहुत फास्ट रिजल्ट देते हुए देखा है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर पारख। धन्यवाद डॉक्टर मैडम, आपका ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये तो कहना चाहूंगा कि लम्हे ने खता की है, सदियों ने सजा दी है। पिछले वर्ष मार्च में जो कोरोना की शुरुआत हुई थी और हम इससे उबर के बाहर आ गए थे, हमने अपनी जिंदगी को सामान्य बना लिया था, व्यवस्था की पटरी पर अपनी जिंदगी को सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारी कमजोरियों ने, हमारी भूलों ने हमें एक विकराल स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है। वो कहा जाता है ना कि रॉन्ग कमिटेड बाय सेकंड्स हैव बीन सफर्ड बाय सेंचुरीज। आज लाशों के ढेर पे दुनिया चल रही है और बहुत कुछ खो रहे हैं लोग। कहा यह जाता है ना कि विस्तार जहां होता है खत्म होती है वहां सीमा। विस्तार जहां होता है खत्म वहां होती है सीमा, मगर खत्म तो दृष्टि होती है, विस्तार नहीं। विस्तार अनंत है, मगर अनंत स्वयं एक बहाना, मगर अनंत स्वयं एक बहाना, अंत ना ढूंढने का। हमें बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, इसका अंत करना है और इसके अंत को ढूंढना है। हमारे पास वो लोग बच जाएंगे
जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो देंगे, और उन बचे हुए लोगों के साथ सामंजस्य बैठा के हम कैसे जिएंगे और उनको कैसे शाश्वत नई जिंदगी देंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले उनके अलावा जिनका बहुत कुछ खो चुका है, जा चुका है, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम हमारे लोग जो बचे हुए हैं उनमें हम सकारात्मक दृष्टिकोण कैसा पैदा करें। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा मन पे काम करती है। वी आर ट्रीटिंग द पर्सन, नॉट द प्रॉब्लम। इसलिए होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन का बहुत महत्व है। अभी भी सर ने ये कहा था कि व्यक्तिकरण पे इलाज होता है, और ये निश्चित रूप से सही है, पर आज परिस्थितियां बदल गई है। हम एक तरह के भागम भाग में लग गए हैं, और कोरोना के इस विकट काल में भी हमने अपने लालची मन को जरा सा भी समझाने की कोशिश नहीं करी है। उसके साथ जुड़ के हम इस आफादाफी के खेल में एक नंगा नाच कर रहे हैं। कैसे पैसा बटोरा जाए, कैसे अपनी जेब भरी जाए, ये हमारा मोटो बन गया है। साथियों, अपनी आत्मा को झंझोड़ कर देखना चाहिए कि क्या लाशों के ढेर पे किया हुआ बिजनेस हमारे काम आएगा। अभी मैंने शायद किसी समाचार में पढ़ा था या व्हाट्सएप पे देखा था कि अहमदाबाद में एक परिवार के सारे लोग मर गए थे और एक व्यक्ति जिंदा बचा हुआ था। तो उसकी पत्नी या उसके बहू के हाथों में कुछ गहने, गले में हार वगैरह था, और पुलिस उसको निकाल के दे रही थी कि ये आपका सामान है, रख लीजिए। तो उसने एक टिप्पणी की थी कि भैया ये भी ले जाओ। ये भुज में जब भूकंप आया था तो मैंने चुराया था, वो मेरे क्या काम आया है, मेरा सब कुछ तो चला गया। हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमने अपने अंत को कभी नहीं समझा है। हम क्षणिक दुख प्रकट करते हैं, लेकिन उन दुखों को कैसे आत्मसात करके और सच्चाई के रास्ते को क्या कैसे अपनाना चाहिए, वो हम कभी नहीं सीखते हैं। हमको कुछ सोचना चाहिए। आज की परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत, कई फोन आते हैं मुझे, आप ये माला फेरा करो, आप ये पूजा पाठ करा करो, आप ये मंत्र जाप करो। ये सब लोग कौन है जो ऐसा राय दे रहे हैं? दे आर मॉर्बिडली फियरफुल पर्संस। उनको डर है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। इस डर को मिटाना है। इस डर को मिटाने के लिए हमारे पास होम्योपैथी में एक दवा होती है, स्ट्रेमोनियम, जो कि धतूरा से बनती है। अब आप देखिए धतूरे को भी, वो वहीं कहाँ उगता है? शमशान घाट पे, सुनसान जगहों पे जहां प्रे की जाती है, मंदिरों के आसपास। वैसे ही हम ये देख रहे हैं कि फैमिली में अगर डेथ हो गई है तो उसको छूते नहीं है लोग, दूरी बना के चलते हैं। जरूरी है, संक्रमण को रोकना है, लेकिन ये स्थिति अगर बार बार बनेगी तो हमारे सामाजिक रिश्ते कहाँ जाएंगे? हम पास रहते हुए भी हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर हो जाएंगे। हमारी विचारधारा ऐसी बन जाएगी। हम कितने हार्ड हार्टेड हो गए हैं, हम कितने इनएक्सोरेबल हो गए हैं, हम कितने कठोर हृदय वाले हो गए। हमारा सामाजिक परिवेश कितना बदल गया है, क्या हमने कभी सोचा है ये? इसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन है। आज हम जब बाहर निकलते हैं बार बार सैनिटाइजर लगाते हैं। क्यों लगाना? सही है, लेकिन हमारे मन में एक विचार बन गया है कि वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज, एंड एनिमीज द कोरोना एनिमीज, कि हम कोरोना रूपी एक ऐसे राक्षस से, एक ऐसे दानव से घिर गए हैं। लेकिन ये विचारधारा यदि हमेशा हमेशा के लिए घर बन गई कि व्यक्ति रात को भी उठ के अगर मान लो सैनिटाइजर कर रहा है,
हम क्लिनिक पे देखते हैं कि लोग अपना सैनिटाइजर लाते हैं और वो चेयर पे छिटकते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। आप बताइए, ये विचारधारा अगर स्थायी बन गई तो क्या ये रोग नहीं बनेगी? तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम उनको समझाएं कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना मत घबराइए, क्योंकि मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। अपनी आत्मा की आवाज पे चलिए, आप डरिए मत। एक चिकित्सक के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को उच्च स्तर पर शिक्षित करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनको आत्मज्ञान दे। हम भारत के लोग हैं, हम इतने डरपोक नहीं हैं, हम हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को, व्यक्तिगत हितों को बलि देने की सोचे सबसे पहले, तो तब हम अपने हर कार्य में सफल होंगे। ओके, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी दवा होती है, इग्नेशिया। और इग्नेशिया दवा का मूल भाव ये होता है कि जो व्यक्ति अपनों को खो देता है, एक वेदना में डूब जाता है, साइलेंट ग्रीफ, डीप सारो की स्थिति में आ जाता है, गहरी पीड़ा, गहरे चिंतन में चला जाता है, जैसे पत्नी पति को खो देती है, पति पत्नी को खो देता है, संतान चली जाती है, ऐसी स्थिति में इग्नेशिया दवा रामबाण काम करती है। ऐसे ही एक दवा होती है नेट्रम्यूर, जो सोडियम क्लोराइड नमक से बनती है। इस दवा की उपयोगिता यह है कि चूंकि ऐसी स्थिति में कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, संबंध बिगड़ रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तो ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच लाने के लिए हमें नेट्रम्यूर दवा का उपयोग करना चाहिए। आज कोरोना ग्रसित व्यक्ति को यह फील होता है कि मैं कितना तकलीफ में हूं, मैं कितना दुखदायी स्थिति में हूं, और ऐसे जब सोच बार बार चलेगी तो उसको निश्चित रूप से श्वसन तंत्र की समस्या या रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास स्पोंजिया दवाई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि बहुत लंबा विषय है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, सारे विश्व के लोगों से गुजारिश करता हूं कि बहे जाते हो रवानी के साथ, उल्टी पतवार घुमाओ तो जाने। बहे जाते हो रवानी के साथ, उल्टी पतवार घुमाओ तो जाने। जलती को तो भड़काती है आंधी भी, किसी टिमटिमाते दिए को जलाओ तो जाने। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग एक मजबूत आधार बने इस देश के लिए, और लोगों को उच्च स्तर का सोच देने की कोशिश करें। यही विनय, यही कामना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डॉक्टर पारिक। दोस्तों, कोरोना उतना त्रास नहीं दे रहा जितना हमने फियर क्रिएट किया है। जो डर का माहौल बना है वो कोरोना से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अब मेरे लिए सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, तो अगले शनिवार भी मैं वो समय लूंगी, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें बहुत मेहनत करना है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है कि हमें इन्फेक्शन हो ही नहीं। तो हमको कैसी मेहनत करना है? सबसे पहले समय पे सोए, समय पे उठे, मतलब रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठे। ये एक तंत्र ही हमारे शरीर को बहुत मजबूत कर देता है। फिर उसके बाद हमारा पेट साफ होना, जैसे डॉक्टर स्मिता जैन ने बोला, पेट साफ होना अत्यधिक आवश्यक है। तो उठने के बाद सबसे पहला काम वो ही होना चाहिए। हम पानी पिए, कुनकुना पानी पिए, नींबू डालें, सेंधा नमक डालें, हो सके तो त्रिफला पाउडर ले जो सिर्फ आंवला हरड़ बहेड़ा है। तो ये मैंने सारा कॉम्बिनेशन थेरेपी की है, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। तो इसके कारण हमारा पेट बहुत अच्छा साफ होता है, तो वायरस को हमारे शरीर में मल्टीप्लाई होने की जमीन ही नहीं मिलती है। फिर थर्ड हम आते हैं सूर्य स्नान। दोस्तों, हम सब कुछ याद रखते हैं,
एक बात भूल जाते हैं कि सूर्य स्नान करना बहुत जरूरी है और उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी बढ़ती है। आप देखिए जो भील लोग हैं, जो खेतों में किसान हैं, जो फिशरमैन हैं, उन लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। जो लोग पूरा दिन कम कपड़ों में धूप में काम कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं आहार पे। तो मैडम स्मिता जी ने भी बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बहुत अच्छा बताया। हल्का सुपाच्य खाना ले। ये वाला समय ऐसा नहीं है जो हम दाल बाफले खाएं, छोले भटूरे खाएं, नहीं, बिल्कुल लाइट खाना जो अच्छे से पच जाए। जब खाना पच जाता है हमको बीमारी नहीं आ सकती है। बीमारी तभी आती है जब हमने जो खाना खाया है और जो पचा नहीं है। तो जब हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी लें कि हम एक तपस्या के मोड में आ जाएं, कि हम बहुत हल्का खाना खाएंगे, सुपाच्य खाना खाएंगे। उसके बाद व्यायाम तो सभी ने बताया है, डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, मैडम ने भी बताया, स्मिता जैन मैडम ने। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन को संभाल के रखें, और वही डॉक्टर पारक का विषय है। और मैंने इनके साथ बहुत सारे केसेस, इनके क्लिनिक में जाके इनके कंप्यूटर में बहुत सारे केसेस स्टडी किए हैं, और मैंने ये देखा है कि कैसे ये अपनी दवाइयों से मन के भाव बदल देते हैं, और मन के जब भाव बदलते हैं वो बीमारी चली जाती है। मेरे लिए एज एन एलोपैथिक डॉक्टर बहुत आश्चर्य की बात थी, पर मैंने वो विटनेस किया है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगी कि जो गलत न्यूज है, जो दुखी न्यूज है, उसको वहीं स्टॉप कर दे। सपोज मेरे पास कोई गलत न्यूज आई, इधर से आई, इधर से आई, तो मैं अपने पास लाके उसको स्टॉप कर दूंगी, थाम दूंगी। अब मैं इसको आगे प्रोपोगेट नहीं करूंगी कि 4 लोगों को और बताओ कि उनके यहाँ ये ऐसा हो गया, उनके यहाँ। परंतु अगर कोई अच्छी न्यूज आती है, जैसे कोई लेडी का 80 ऑक्सीजन लेवल था और उसने प्रोन वेंटिलेशन करके पेट के बल लेट के अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया, जिसके वीडियोस भी बन रहे हैं, तो मैं वो जरूर सबको बताऊंगी। मतलब पॉजिटिव न्यूज, हमको एक प्रतिज्ञा करना है इस माहौल में कि हम नेगेटिव न्यूज को तो हाथों हाथ दबा दें, और जो पॉजिटिव है उसको हम सब दूर फैलाएं, ताकि एक कॉन्फिडेंस का माहौल डेवलप हो। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम स्वस्थ हैं तब हम क्या क्या करें। तो मैं वापस गिन रही हूँ। समय पे सोएं, समय पे उठें, मतलब जल्दी सोएं, जल्दी उठें। दूसरा, पेट बहुत अच्छे से साफ रखें। तीसरा, सूर्य स्नान करना ना भूलें। फिर उसी के साथ हम तेल मालिश, योगासन भी कर सकते हैं। वॉक पे अगर जा सके, नहीं तो छत पे ही वॉक करें। फिर बहुत हल्का सुपाच्य खाना खाएं, जिसमें जैसे मैडम स्मिता जैन ने बोला कि फल और सब्जियां, धीरे धीरे आदत डालेंगे कि फल और सब्जियों का परसेंटेज हमारे खाने में बढ़ाएंगे। फल, सब्जी और सलाद, और इसकी सच में आदत ही करना पड़ती है। जब हमारा जीवन भर से हमारा ऐसा था ना कि चलो आज तो क्या बनाए, छोले भटूरे, कल क्या बनाए तो पाव भाजी, ऐसा हमारा मन ललचाता था। पर अब हमको तपस्या के मोड में आना है। सुबह तो फल खाना ही है 10 बजे तक, दोपहर में खाने में मेजॉरिटी ऑफ टाइम सब्जियां खाना है, तो सुपाच्य खाना। फिर उसके बाद पारिक साहब के बाद कि मन को बहुत संभाल के रखना है, मन को दुखी नहीं होने देना है, मन को डरा हुआ नहीं होने देना है। बस एक मन में भावना रखनी है। जैसे मैं हमेशा बायोग्राफीज पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि युद्ध के मैदान में कैसे सोचते होंगे वो लोग, जब चारों तरफ खून ही खून दिख रहा है, तो वो अपना मनोबल कैसे बना के रखते होंगे। तो वही मनोबल हमको बना के रखना है कि हमको खुद को तो संभालना ही है, प्लस दूसरों की भी मदद करना है। और जैसे पारक साहब ने बताया कि बहुत गलत गलत चीजें भी सामने आ रही हैं, पर फिर वही फॉर्मूला, जो गलत आ रही है उसको दबा दो, और जो कोई अच्छा कर रहा है, पूरे समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो वो बात हम जरूर फैलाएं, ताकि जैसे बोलते हैं ना कि भावनाएं भी कंटेजियस होती है, एक दूसरे के साथ फैलती जाती हैं। फ्रेंड्स, समय बस 1 मिनट का बचा है, पर हम अगले शुक्रवार रात 9:30 बजे इसी विषय पर वापस चर्चा करेंगे। और उस दिन फिर कम से कम 3 या 4 एलोपैथिक डॉक्टर होंगे, जिसमें एक इंटेंसिव केयर का होगा, जिसमें मैं रहूंगी जो होलिस्टिक थेरेपी में विश्वास करती है, और भी डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर्स रहेंगे। तो अगले शनिवार मैं आप सबको वापस आमंत्रित कर रही हूँ, शुक्रवार 9:30 बजे। और मैं श्री सोनी जी को मीटिंग का सार
देने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ अब। और अगले शुक्रवार प्रश्नोत्तरी भी होगी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज की महती सभा मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि 49% हमारे को ये एक रिकॉर्ड है एक तरह से जूम का, कि इतने लोग जो हैं हम एक साथ बैठे हैं और सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, खास करके एक्सपर्ट लोगों की। कुल मिला के अगर चारों को हम इकट्ठा करके, वैसे तो डॉक्टर सुषमा रावत ने सब उसको इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी डॉक्टर त्रिपाठी की थी कि वो कहते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को अगर कुल मिला के अगर 2-4 शब्दों में या 2-4 सेंटेंस में मैं कहना चाहूँ तो यही है कि कोई सी भी थेरेपी कहीं कहीं हो, कौन सी अपना लेवल हो, अपना तरीका हो उसका, लेकिन सबने आज जो बताया उसमें मन पे बहुत जोर दिया है। तो मैं वेद से निकाल के एक बात कहता हूँ कि वेद में ऋग्वेद के 31वें अध्याय में मुझे अचानक वैसे ही याद आ गया कि 31वें अध्याय में 6 श्लोक हैं, 6 मंत्र हैं। और मंत्रों में आखिरी में एक सारभूत बात कही गई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो कुछ भी है ये मन में इतना बड़ा पावर है, उसकी डायरेक्शन का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये कहीं भी विप्लव कर सकता है। और इसमें वो भी पावर है, ऐसा जो मैंने उपनिषद मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा है, हालांकि मुझे अपनी तरफ से आज बोलना नहीं चाहिए, सारांश ये है कि इन्होंने जो बोला वो वेद से ही कहा है कि ये जो मन है ना, ये भीतर और बाहर ये द्वार देहरी की तरह बैठा है। आपके भीतर का प्रकाश भी और बाहर का प्रकाश भी, दोनों अगर कहीं कंजक्टिव है तो ये जैसे घर की देहरी, आंगन की देहरी, ये घर की देहरी होती, ऐसा मन है। तो ये भीतर भी और बाहर भी दोनों को कंट्रोल करने लायक केवल एक कंटेंट है। और ये 17 कंटेंट है, 17 ऐसी चीजें हैं जिसमें ये केवल मन ही ऐसा है जो दोनों को बाहर और भीतर को कनेक्ट करता है। तो आपसे भीतर से मतलब आपका शरीर, स्थूल शरीर, और आपका जो शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, मन प्रमुख है, उस सूक्ष्म शरीर को अगर आपने पुष्ट कर लिया निश्चित रूप से। और सभी का सारांश कहने का यही था, स्वास्थ्य और रोगोपचार, खास करके आत्मा, इंद्रिय और मन, जो मैं बात कह रहा था वो ये डॉक्टर त्रिपाठी ने इस बात को हाईलाइट किया था कि आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों पे जो काम कर सकता है वही ये आरोग्य प्लस स्वास्थ्य और रोग, इनका तीनों का काम कर सकता है। कुछ उन्होंने बताया कि कुछ बीमारियां कालज होती है, मतलब ड्यू टू एज हो सकती है, ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ ऋतुज है, जैसे उन्होंने ऋतु संधि का भी हवाला दिया, और कुछ युक्तिकृत है जो हम गलत करते हैं या सही करते हैं, उसको करेक्शन फैक्टर उसमें है। तो उन्होंने जो करेक्शन है बहुत शानदार तरीके से चारों पैथी के लोगों ने बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड प्रयास दिया है, और मैं सबकी तरफ से उनका आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं श्री रविंद्र पहलवान जी को